स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे जॉब्स आफ्टर 12th की, यानी 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद आप रेलवे में किन किन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रेलवे की किन किन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यानी कि आवेदन कर सकते हैं, रेलवे में आप जॉब किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि रेलवे में किस पोस्ट के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, उसमें कितने पेपर आपको देने होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो अगर आप इस चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखते रहिए। तो मेरा नाम है प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइट इन्फो क्लब, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही राइट इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी जॉब्स हैं जिन्हें आप आफ्टर 12th प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है आरआरबी एनटीपीसी का। अगर बात करें फुल फॉर्म की तो आरआरबी एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, राइट। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है इसे आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराता है। देखिए, इसमें आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए केवल ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं और कुछ ऐसी भी पोस्ट हैं जिन्हें 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो पोस्ट बताऊंगा, वे जॉब प्रोफाइल्स बताऊंगा जिनके लिए 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, राइट। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी जॉब्स हैं आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत जिन्हें आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, राइट। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो ये जो पोस्ट है इसके लिए आफ्टर 12th आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने कोई इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास किया है, इक्विवेलेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि उस इक्विवेलेंट एग्ज़ाम में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। मिनिमम 50% से कम नहीं होने चाहिए, राइट, इससे ऊपर ही होने चाहिए। तो आफ्टर 12th यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, राइट। नेक्स्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये जो पोस्ट है इसके लिए भी आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने कोई इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास किया है, आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी कि पॉलिटेक्निक कोर्स किया है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 12th किया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो डिप्लोमा आपने 10+3 से कंप्लीट किया, यानी कि 10th के बाद अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट किया तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 12th प्लस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट किया तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने केवल 12th कंप्लीट किया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये जो पोस्ट है इसके लिए भी आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने कोई इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास किया तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट, जूनियर टाइम कीपर, ये जो पोस्ट है आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत आती है और इसके लिए आफ्टर 12th आप अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर 12th यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, राइट। या फिर आपने कोई इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास किया है, यानी कि समकक्ष परीक्षा आपने कोई उत्तीर्ण की है मिनिमम 50% अंकों के साथ, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रेन क्लर्क्स, ट्रेन में अगर आपको क्लर्क बनना है तभी आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर 12th यू कैन अप्लाई फॉर 10 क्लर्क्स जॉब प्रोफाइल, राइट। तो 10 क्लर्क की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 12th। या फिर आपने कोई इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास किया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो जॉब प्रोफाइल्स हैं इनके लिए आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं, किसमें, आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू, राइट। अब हम आपको बताते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि चयन प्रक्रिया क्या होती है आरआरबी एनटीपीसी में। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें CBT 1 क्लियर करना होता है। CBT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है जिसे आपको क्लियर करना होता है ना। और इसमें आपको MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं किसमें, CBT 1 में। अगर आप CBT 1 क्लियर कर लेते हैं तब आपको CBT 2 देना होता है। अगर आप इसे भी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। उसको क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेडिकल, देन आप सेलेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस फॉर आरआरबी एनटीपीसी। चले
अब हम बात करते हैं कि CBT 1 जो होता है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, इसमें मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस पूछे आते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस पूछे आते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस पूछे आते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 100 यानी कि 100। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 100, यानी कि कुल 100 अंक होते हैं, कुल 100 प्रश्न होते हैं और कुल 100 अंक होते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है ना। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, तो एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है वो है 90 मिनट्स, यानी कि 90 मिनट, है ना। कितना, 1.5 आवर, 1.5 घंटे का आपको समय मिलता है CBT 1 के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं RRB NTPC CBT 2 की। इसमें मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चंस पूछे आते हैं और 35 मार्क्स के होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस पूछे आते हैं और 35 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे आते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू 120, यानी कि 120। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इक्वल टू 120, यानी कि 120, ठीक है। तो इसमें जो प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होता है, यानी कि 1 मार्क्स का होता है, राइट। अगर हम बात करें एग्ज़ाम ड्यूरेशन की, तो इसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि 90 मिनट का समय आपको दिया जाता है। 1.5 आवर आपको मिलते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। काफ़ी टाइम है आपके लिए, बस मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो आप इस पेपर को भी अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद आपका क्या होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल, फिर आप सेलेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है और ये है एग्ज़ाम पैटर्न फॉर RRB NTPC जॉब प्रोफाइल्स, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप RRB NTPC के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि रेलवे में ग्रुप डी में कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, RRB ग्रुप डी की जो पोस्ट हैं इनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 10th। अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10th बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। 10th बेस पर, या फिर आपने ITI कंप्लीट किया तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप डी में जाना चाहते हैं, ग्रुप डी में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो 10th बेस पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप डी में ये पोस्ट होती है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें हेल्पर की पोस्ट, हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट, पॉइंट्समैन की पोस्ट, असिस्टेंट पॉइंट्समैन की पोस्ट, पोर्टर की, ट्रैक मेंटेनर, गेटमैन की। तो ये जो पोस्ट हैं ये होती हैं ग्रुप डी में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप 10th बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इनमें से किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो ग्रुप डी में आपको सबसे पहले CBT 1 क्लियर करना होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको क्लियर करना होता है। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तब आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस फॉर RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें जो CBT 1 होता है उसका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। क्या होता है, देखिए, इसमें जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस पूछे आते हैं और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस और जनरल साइंस से 25 क्वेश्चंस पूछे आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस पूछे आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की, यानी कि एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए आपको कितना समय मिलता है, पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको कितना समय मिलता है, तो आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि 90 मिनट का समय मिलता है आपको पेपर को हल करने के लिए। 1.5 आवर आपको मिलते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए, राइट। और उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। उसको कंप्लीट करने के बाद आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है RRB ग्रुप डी पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ ज़रूरी बातें जो आप सभी को ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं वो क्या हैं, देखिए,
सबसे पहले हमने आपको बताया आरआरबी एनटीपीसी पोस्ट यानी कि जॉब प्रोफाइल्स जिन्हें आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने आपको बताई आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट जिन्हें आप 10th बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी की जो जॉब प्रोफाइल्स है उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट है ग्रुप डी में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, जिस जॉब प्रोफाइल पर आपको कार्य करना है उससे संबंधित एग्ज़ाम में आप अपीयर हुए और पूरा प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और एक अच्छा सा जॉब प्राप्त कीजिए, राइट। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने से पहले आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। ये नहीं कि फॉर्म भर दिया और तैयारी का कुछ अता पता जाता नहीं, फिर एग्ज़ाम देने पहुंच गए, तो ऐसे में कुछ फ़ायदा आपको नहीं है ना। तो एग्ज़ाम में अगर आपको देना है, उसे क्लियर करना है, तो उससे पहले आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, अपना मैक्सिमम देने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपना मैक्सिमम देते हैं तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेंगी। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत कीजिए, आपको एक अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।